हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के स्टेनो ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट को। और इसमें हम देख रहे थे, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा। ठीक है, तो इसको आज हम फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हिंदी के पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया गया कि छह वर्ण किसके योग से बनता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छह वर्ण आता है और यह किस किस के योग के से बनता है। तो ये बनता है का और शा से। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, का और सा के योग से ये जो है छह वर्ण बनता है। ठीक है, क्षत्रिय वाला छा। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें अभिराम जो लिखा हुआ कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत लिखा हुआ है। तो देखिए ज्योत्सना जो लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है, संतुष्ट भी सही है, सूर्पणखा भी सही है। पृष्ठभूमि जो दिया गया है लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि को कैसे लिखते हैं। पृष्ठभूमि का शुद्ध रूप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है इस तरीके से, पृष्ठभूमि। ये होता है टा नहीं होता है, इसमें ठा होता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन में टा दिया गया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि जलेबी में मिठास अधिक है। इसमें रेखांकित शब्द जो है उसका विशेषण बताना है। ठीक है, मिठास का विशेषण क्या होता है। तो मिठास का विशेषण क्या होता है इसमें बताना। देखिए मिठास जो होता है एक तरीके से किस प्रकार की संज्ञा है ये। ठीक है, और कुछ संज्ञा है तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मिठास। अब इसका विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा मीठा। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो सीता सोई है इस वाक्य में क्रिया के प्रकार की बात करेंगे तो ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रचना की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो जिन क्रियाओं का परिणाम जो होता है वो स्वयं कर्ता पर पड़ते हो वहां पे अकर्मक हो जाता है, और जिन क्रियाओं का परिणाम कर्म पर पड़े वहां पे सकर्मक होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है। इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, आप गाएं तो मैं नाचूं। तो यहाँ पे ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत ये वाक्य है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्व में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, महत्व में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। इसके अन्य इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द लघुत्व हो गया, व्यक्तत्व हो गया, देवत्व हो गया, अपनत्व हो गया, ये सभी शब्द बनते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ। ठीक है, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, रेगिस्तान का विलोम उपजाऊ होता है, बाढ़ का विलोम सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग, मतलब गलत वाला बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, कड़वा कड़वा का अकड़वा लिखा हुआ है, और जटिल का सरल, परतंत्र का स्वतंत्र, तीव्र का मंद्र लिखा हुआ है, जो कि ये जो है क्या है, असंगत युग में तीव्र का मंद्र। क्योंकि इसका अगर देखते हैं तो तीव्र का क्या हो जाता है, मंद होगा, मंद्र नहीं होता। तीव्र का क्या होता है, मंद होता है। ठीक है, यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चोर का पर्यायवाची शब्द अगले प्रश्न में बताना है। तो इसमें से चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, खनक। खनक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उदक जो दिया गया है ये पानी का पर्यायवाची होता है, उदक पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और धूसर जो दिया गया है ये किसका है, ये गधा का पर्यायवाची है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, कलश। कलश क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, कलश का पर्यायवाची इसमें से कुंभ हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक, इसके अन्य पर्यायवाची में घड़ा, एक घड़ा का पर्यायवाची है, गगरा हो गया, घट हो गया। ठीक है, तो ये पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। तो देखिए धन, द्रव्य और मुद्रा ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, धन, द्रव्य, मुद्रा तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वन का पर्यायवाची कानन, विटप, जंगल होता है। ठीक है, और बानन जो है ये बानन कोई शब्द नहीं होता, निरर्थक शब्द है। ठीक है, कटक, दल, फौज, लश्कर, सेना के पर्यायवाची हैं। और इसमें जो दिया गया है बल, ये ताकत का पर्यायवाची, इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है चार विकल्पों में से बताना सदयुग का सही शब्द।
शकल और शक्ल का हमें अर्थ बताना क्या होता है। ये शब्द की अगर बात करेंगे तो पहले वाले शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, और दूसरा वाला जो शक्ल लिखा हुआ चेहरा होता है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं अभिप्सा। क्या कहते हैं? अभिप्सा कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें हम कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है। और जिसकी गहराई न पता चल सके उन्हें हम कहेंगे अथाह। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा बी पार्ट अंतरिक्ष होता है। ठीक है। अपेक्षित का सही संधि विच्छेद, तो अपेक्षित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अपि प्लस इक्षते। अपि प्लस इक्षते जो कि छोटी ई वाला होगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही रूप से, बाकी सारे गलत हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें से निरंतर शब्द देखते हैं, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस अंतर आता है, और ये विसर्ग बिंदी लग जाता है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? अगले प्रश्न में बताना है बैलगाड़ी में समास। तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी मतलब बैल से चलने वाली गाड़ी। राजकुमार, राजा का कुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बताना है समास विग्रह कर्मधारय समास के विग्रह का। लौह पुरुष। अब कर्मधारय में जब विग्रह करेंगे लौह पुरुष, तो लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, इसका जो है क्या हो जाता है? विग्रह। तो आंसर इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अमरस क्या है? अमरस, अमरस के बारे में बताना है कि अमरस क्या होता है। तो रस से संबंधित चीजें होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक संचारी भाव है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ये 13 शिशु जग है उदास, इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये जो है पंक्ति जो लिखी हुई है नीरजा जो पुस्तक है और महादेवी वर्मा जी की, तो उनसे ली गई है। और ये 13 शिशु जग है उदास, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रूपक अलंकार, रूप की तुलना की गई है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इस पर आधारित मुहावरा के लिए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसके लिए हम कह सकते हैं लकीर का फकीर होना। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ढाक के 3 पाद मतलब सदा एक ही दशा में रहना, ये कह सकते हैं। और मक्खी पर मक्खी मारना मतलब कि बेकार बैठे रहना। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद अब दिया गया है एक पैराग्राफ 23 से लेकर 25 तक। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पैराग्राफ से दिया गया है, जब चींटियां एक साथ आती हैं तो क्या होता है? वाक्य को पूरा करना है। तो पैराग्राफ को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा बी पार्ट, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा सी ऑप्शन। तिनके की क्या विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें लेखक के द्वारा बताया गया कि तिनका जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन। इसमें एरर बताना है। एज विथ पीपल some monkeys are lazy like those who sleep all day in the zoo and some were industrious. No error। कहाँ पे इसमें गलती किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तीसरे पार्ट में, एंड सम वर इंडस्ट्रियस, तीसरा पार्ट जो दिया गया है इसमें क्या है? ये उपरोक्त वाक्य जो है मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है उपरोक्त वाक्य, और इसमें क्या है कि इसके बाद जो आने वाली जो क्लॉज होती है वो भी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है? वर लगाया गया है, जो कि गलत है। ठीक है। यहाँ देखिए मंकीज आर लेजी लिखा गया है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। वर जो लिखा गया है गलत लिखा गया, वर की जगह पे होना चाहिए था आर। तो आंसर सी ऑप्शन है। गलती कहाँ पर किया गया? सी पार्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। भरना है हमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैड देयर premises in the World Trade Center were crippled by the loss of dash and hardware। यहाँ क्या भर दें जिससे कि ये सही रूप से हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा पर्सनल। पर्सनल भरा जाएगा। पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी।
क्योंकि अगर हम देखते हैं पर्सनल कर्मचारी तो ये भाव के अनुसार यहाँ पे शुद्ध होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक संस्था होती है, इसमें कर्मचारी के रूप में जो है लॉस ऑफ बाय द लॉस ऑफ पर्सनल एंड हार्डवेयर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट, इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य है, यस और नो आंसर टाइप जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो है इसको हम कैसे बदलते हैं। तो चलिए, तो सेड टू की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड, सेड टू की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा। और यहाँ अगर देखते हैं तो सही क्या है, फादर आस्क्ड हिम इफ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग ऑल नाइट, तो ये इसका जो है डायरेक्ट स्पीच सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट द पैसिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव बताना, यहाँ पे अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर, इसका हमें पैसिव फॉर्म, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा बी पार्ट, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। द फ्लाईओवर, आप देखिए वर्ब प्लस सब्जेक्ट से स्पष्ट है कि ये वाक्य क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है इसका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में बताना इडियम का हमें अर्थ। काउच पोटैटो, इसका हमें अर्थ बताना है, ये इडियम है, इसका अर्थ होता है अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो अधिक टीवी देखता है उसको हम क्या कह सकते हैं, काउच पोटैटो। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजिली, इसको अगर हम एक शब्द में कहते हैं तो क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक शब्द होता है क्रेडुलस, मतलब कि विश्वास या प्रवणता या फिर सहज विश्वासी, जो एक पर्सन जो बिलीव कर ले, बहुत आसानी से विश्वास कर ले, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडुलस, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रेडुलस कहते हैं, आंसर डी ऑप्शन जगह। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, तो सारे से ये सी पार्ट गलत है, नेविगेशन जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। नेविगेशन को हम कैसे लिखते हैं, नेविगेशन को लिखते हैं NAG, सॉरी यहाँ पे नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे NAVIGA, ठीक है, TION, यहाँ पे GE लिखा था जो कि गलत है, तो ये GA होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची किसका, इफिकैसियस, इफिकैसियस का पर्यायवाची, इफिकैसियस मतलब होता है प्रभावी, इफिकैसियस मतलब होता है क्या होता है, प्रभावी, इफिकैसियस मतलब होता है प्रभावी, इसका पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव हो जाएगा, आंसर है पार्ट। अगले प्रश्न में भी हमें सिनोनिम बताना है, लिविड, लिविड का अर्थ क्या होता है, लिविड का मतलब होता है उग्र या फिर क्रोधी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब भी क्या हो जाता है, फ्यूरियस मतलब भी हो जाता है क्रोधी, ठीक है, उग्र। माइल्ड मतलब होता है हल्का, ठीक है। टिमिड मतलब डरपोक होता है, टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। लाइवली मतलब जीवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का हमें एंटोनिम बताना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनाथ, अनाथ इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका हमें जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेटेड, इलेटेड इसका अर्थ हो जाएगा, इलेटेड क्या हो जाएगा, इलेटेड मतलब उत्तेजित, उत्तेजित, उत्तेजित। और अना फॉरलॉर्न का एक अर्थ ये भी होता है उदास, ठीक है, तो उत्तेजित इसका विलोम हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन। सेलेक्ट एंटोनिम ऑफ द, अगला प्रश्न क्वेश्चन, सबसाइड, सबसाइड का हमें एंटोनिम बताना, सबसाइड मतलब होता है कम होना, सबसाइड मतलब क्या होता है, कम होना। अब सबसाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, इनलार्ज, इनलार्ज मतलब अधिक, वृद्धि होना, बढ़ाना, तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे भरना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आवर नेबर्स थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस इफ वी डैश स्टॉप द नॉइज, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जो पड़ोसी था उसने जो है थ्रेटन किया पुलिस को बुलाने के लिए, अगर उसने नॉइस मतलब शोरगुल को बंद नहीं किया, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिक्त स्थान में यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड नॉट का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि वाक्य का पहला जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, तो इसलिए दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ पे डिड नॉट इसका प्रयोग उचित हो जाएगा, आंसर डी ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में हम भरना है, ही इज द डिसेंडेंट द मुगल रॉयल्टी, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये बताना है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ, जो कि डिसेंडेंट के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में भी भरना है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज स्विमिंग पूल, दे आर अकम्पेंड बाय एन एडल्ट,
एडल्ट, तो 39 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे भर जाएगा अनलेस। अनलेस यहाँ पे भर देंगे तो ये सही रूप से, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, शर्त जब आ जाता है तो उसमें क्या जाता है, अनलेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समय बताने के लिए इजिली जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है में भी हमें भरना है, देयर शुड बी डैश पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। तो यहाँ क्वेश्चन वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में हम सेवर भरेंगे। सेवर मतलब होता है गंभीर। ठीक है, गंभीर इसका देयर शुड बी, गंभीर मतलब देयर शुड बी सेवर पनिशमेंट मतलब गंभीर उसको दंड फॉर द रूल ब्रेकर्स, मतलब कि नियम तोड़ने के पक्ष में उसको गंभीर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले में भरना है हमें, यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। क्या भरा जाएगा कि उचित वाक्य, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नन बट, ले कोई नहीं लेकिन यहाँ पे प्रयोग होगा, नन बट कोई नहीं का प्रयोग होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। थीव्स ब्रोक इनटू द ब्लैंक्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, इसमें फ्रेजल वर्ब क्या है ये बताना। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ब्रोक इनटू जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। और इसका अगर मतलब की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है टू इंटर बिल्डिंग बाय फोर्स, ब्रोक इनटू। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा जो है क्या, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू कहाँ लिखा है, बी पार्ट में लिखा हुआ है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। द बोर्ड एट द राशन, the board at the ration shop announced we have rice, wait till the next stock। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अब देखिए wait till the next stock मतलब अगले स्टॉक तक प्रतीक्षा करें, और ये बोर्ड लगा हुआ है राशन शॉप की दुकान पर। we have rice क्या भरेंगे जिससे कि वाक्य उपयुक्त में से भर जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि चावल खत्म है, तो यहाँ रन आउट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, रन आउट ऑफ, वी हैव रन आउट ऑफ राइस, वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक, जब नया स्टॉक आएगा तब तक वेट करिए। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, ओ माई लव इज रेड रोज, इसमें अगर हम देखें तो हमें बताना है किस, ये कौन से जो इसमें अलंकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलिट्रेशन मतलब कि अगर हम देखते हैं तो ओरिजिनल जो लाइन है वो क्या है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोड, रेड रोज, लाइक एंड अगर आ जाए तो ये इंडिकेट करता है यूज ऑफ सिमिली, बट हियर लाइक इज नॉट यूज, मतलब इसमें लाइक प्रयोग नहीं किया गया है, सो इट इज एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब अ रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन अलंकार कह सकते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न में बताना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस को, आई सजेस्ट यू टू सी सॉलिसिटर। आई सजेस्ट यू, आप सजेस्ट यू टू पर जो रेखांकित किया हुआ है इसमें हम क्या भर सकते हैं 45 में, तो यहाँ पे सजेस्ट दैट यू लगाना चाहिए, दैट टू यू की जगह पे दैट यू का प्रयोग करेंगे। तो सजेस्ट के बाद दैट का प्रयोग करता है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में हमें ग्रामेटिकल एरर बताना, देयर इज ए बैरियर अमंग द एग हेड एंड द हप्लाई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म इज टू इग्नोर इट। ठीक है, तो गलती कहाँ क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर एमंग की बात करते हैं जहाँ पे दिया गया है एमंग, ठीक है, तो अमंग को स्थान पर यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब दो वस्तु होते हैं तो उसके कंपेयर में बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक वस्तु होती हैं तब वहाँ पे एमंग का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में प्रयोग किया गया है, एगहेड एंड हॉइपीलॉय, तो ये दो वस्तुओं के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, तो गलती एक पार्ट में है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बताना है कहाँ पे गलती किया गया है। साइक्लोन इडाई killed at least 157 people in the Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa। गलती कहाँ किया गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें although जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर होना चाहिए कंजंक्शन because, क्योंकि इसका प्रयोग करना शुद्ध है यहाँ पे, तो although की जगह पे यहाँ पे because होना चाहिए था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना ग्रामेटिकल एरर, तो द मैच इज the match is about to begin since the captain as well as the team are on the field। गलती कहाँ है, तो 48 की अगर हम बात करते हैं तो आर ऑन द फील्ड में गलती किया गया है, क्योंकि प्लूरल वर्ब आर के स्थान पर यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि द मैच इज अबाउट इज से शुरुआत हो रहा है वाक्य, तो जब इज का शुरुआत होगा तो वहां पे क्या करेंगे, उसका जो लास्ट वाला होगा वहां पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे इज का ही प्रयोग करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है, रिकैपुलेशन, ठीक है, रिकैपुलेशन का मैं पर्यायवाची, तो इसका मतलब होता है, रिकैपुलेशन का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर आवृत्ति कहते हैं इसको संक्षिप्त हिंदी में। तो इसका पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, तो समरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक शब्द में इसको क्या करेंगे, तो इसको हम कहेंगे अपरिहार दंड, जिसको कह सकते हैं तो नेमेसिस, इसका अर्थ हो जाएगा नेमेसिस। आंसर सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित, ठीक है, 51 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन हो चुका, अभी 50 क्वेश्चन और देखना, इसलिए वीडियो से जुड़े रहेगा इंडिया तक, तभी इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। जीएस का 25 क्वेश्चन देखने के बाद हम 25 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं, तो अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित, तो अजंता की जो चित्रकारी, अजंता गुफाओं की चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, इसमें से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा वो वारेन हेस्टिंग्स था। आंसर डी ऑप्शन। ये 1773 से लेकर 1785 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। इसके समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था और 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था बिहार में किया गया था, ठीक है। तो बिहार का आरा जिला जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया था कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 में देखते हैं तो डी पार्ट 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें इन्होंने घोषणा किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ किसने दिया था, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ जो है इनमें से बटुकेश्वर दत्त ने दिया था, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कब फेंका था बम, तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, इनमें से जम्मू और कश्मीर से होने वाली बहने वाली नदी जो है वो है झेलम नदी, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किसकी उपज के लिए जाना जाता है, तो सांभर झील से बहुतायत में नमक निकाला जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा इसमें से पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामित नहीं, बाकी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, इस प्रकार जो है 4 इतने हैं जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है मतलब है संख्या 4 है, तो ये पूर्वी घाट उसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वो कौन सी परत होती है, अब ऑप्शन दिया गया कौन से मंडल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था, तो आधार बिल 2016 को यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो सन 2009 में गठित हुआ था, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाना था, तो इसके द्वारा जो है अगर बात करें तो एक ये धन बिल के रूप में जो है इसको पेश किया गया था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है उसका नेतृत्व किया था, तो ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसके थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति संविधान के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एस सी मुखर्जी जो थे वो किसके थे, ये थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकर में दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब पैसा बना, तो ये बना था वर्ष 1957 में, 1 अप्रैल 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट।
प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये एक दूरी का मात्रक है। जब दूरी का मात्रक होता है, कौन सी दूरी से मापी जाती है? इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है, ठीक है, खगोलीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो इतना बड़ा इसका क्षेत्र रेंज होता है एक प्रकाश वर्ष के। तो ये इससे अधिकतर मतलब खगोलीय दूरी ही मापी जाती है, ठीक है। दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई अगर दूरी मापने की तो वो होता है पारसेक। पारसेक जो होता है वो सबसे बड़ी दूरी इकाई की मापने होती है, दूरी की मापने की इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा इसमें से रोग होगा? तो उस रोग का क्या है? इजिली आंसर इसका घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा धोने के सोडा के अणु में, क्रिस्टल के अणु में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट 10 होता है, ठीक है, 10 मात्रा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य का पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसमें से कौन सा 67 में सही हो जाएगा? देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर किया जाएगा 67 का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को इसमें पहला स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। मंत्रियों के समूह के पैनल का नेतृत्व किसने किया, जिसने मजदूर अनुदान योजना को बनाने के लिए कृषि और मनरेगा को कौशल विकास योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए इसे निगमित करने के लिए भूमि पूलिंग का प्रस्ताव दिया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 68 में हो जाएगा, ये थावर चंद्र गहलोत के द्वारा दिया गया था, ठीक है, थावर चंद्र गहलोत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 69 दिया गया है। असेंबलर क्या है? अब ये कंप्यूटर के टर्म में पूछा गया। तो असेंबलर जो होता है एक मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है। निम्नलिखित शार्ट की का कौन सा सही क्रम कॉपी पेस्ट और कट आदेशों को दर्शाता है? तो कॉपी करते हैं कंट्रोल+C से, ठीक है। तो और इसके बाद दिया गया है पेस्ट। तो पेस्ट हम करते हैं कंट्रोल+V से। तो यहाँ कंट्रोल+V, यहाँ कंट्रोल+X, तो गलत हो जाएगा। और जो कट होता है वो किससे? कंट्रोल+X से करते हैं। तो बी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है खतौली मुजफ्फरनगर में। आंसर एक पार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ये 1933 से लागू है, ठीक है। खतौली मुजफ्फरपुर की त्रिवेणी चीनी मिल जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईबू ज्वालामुखी जो पड़ता है ये इंडोनेशिया में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया में लगभग 127 ज्वालामुखी हैं और ये अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भी स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में घोषित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किया। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो विश्व फुटबॉल दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मई 2024 में व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी अगर बात करें तो असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें व्हीटली फंड फॉर नेचर व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया मई 2024 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अब क्वेश्चन हम देखेंगे किसके? मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पहले स्टार्ट करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - x - 1 = 0 के मूल हैं, ठीक है। तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए जो द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण अगर मूल होते हैं तो मूलों का योगफल निकालेंगे। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? b/a माइनस b/a होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और मूलों का गुणनफल मतलब c/a, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा क्योंकि c की जगह पे यहाँ -1 है, b की जगह पे -1 है। तो इस तरीके से हमारा ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हम वैल्यू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को खोलेंगे और इसके बाद -2 अल्फा घटाएंगे तो आपका मान इतना ही आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो -2 × -1, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
-2 ये +2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालनी है। चूंकि हमें अल्फा की पावर 8 निकालना है इसलिए 8 तक हम चलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें पता है मान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना मान 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 -1। तो -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, तो ये 2 हो जाएगा। तो 3 3 का 9 -2 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर +4 प्लस बीटा की पावर 4 की पावर होल स्क्वायर -2 अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4। तो इसके बाद अब अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 का मान 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 हो जाएगा। -1 की पावर 4 सम में है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 49 -2, 49 -2 मतलब कि यह जाएगा 47। और हमें यही मान पता करना था अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है ए पार्ट में, इसका आंसर दिया गया तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया 3600 के कितने गुणन, 3600 के गुणनखंड पूछा गया है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यदि अगर इस तरीके पूछा है तो इसका मतलब होता है कि हम जानते हैं कि 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 6 पावर 7 की पावर d डैश 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 से करते जाता है। तो यहाँ पे गुणनखंड की कुल संख्या अगर निकालते हैं तो कुल संख्या जो गुणनखंड की होती है वो होती है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 एंड डैश 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 ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 3600 की पावर का अगर देखते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो 3 5 के पट्टर में तो 2 की पावर ये 4 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेगा तो ये आ जाएगा आपका 3600। तो इस तरीके से गुणनखंडों की जो संख्या होगी 3600 क्या हो जाएगी, तो 4+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, ठीक है। सिर्फ घात का जो है गुणा करेंगे वो जोड़ेंगे तो 4 1 5 इंटू 2 1 3 इंटू 2 1 3, इस तरीके से हो जाएगा 5 दिया 15 दिया 45। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणनखंड लगा लेंगे, किसी भी संख्या का निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मान दिया गया कि यदि a बराबर इतना हो 20 पदों तक हो तो a का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 78 की अगर हम बात करें तो a बराबर जो दिया गया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/2 2 इंटू 3। तो देखिए इसमें दो सीरीज को एक साथ कर दिया गया। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, क्या क्या दिया गया है तो देखिए a बराबर इसमें हो जाएगा, पहला सीरीज होगा 1/1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। तो ये सीरीज इसमें दिया गया, इसी के अंतर्गत ये चला गया कितना 10 पदों तक, 10 पदों तक। इसके बाद प्लस करके दूसरी सीरीज क्या इसमें दी गई है, दोनों को निकालेंगे 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ये हो जाएगा एंड प्लस 10 पदों तक ये हो जाएगा, ठीक है, 10 पदों तक। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर में अगर हम इसको क्या 1/1 इंटू 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं प्लस 1/2 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 एंड ऐसे ऐसे करते हुए ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 1/10 माइनस 1/11 तक, 10 पदों तक। इसी तरीके से दूसरा जो सीरीज है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे सीरीज में 1/3 कॉमन कर लेंगे और इसके बाद अंदर ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 और ये भी जाएगा 10 पदों तक 1/28 माइनस 1/31 तक। तो ये हम इस तरीके से को तोड़ लेंगे। अब देखते हैं क्या इसमें +1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से करता चला जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से करता चला जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 1 माइनस 1/11 और नीचे में बचेगा प्लस 1/3 1 माइनस 1/31। सॉल्व कर लेंगे इसको, इतना ही बचेगा 11 कम 11 माइनस 1 10/11 यहाँ पर जाएगा इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस है प्लस 1/3 31 माइनस 1 मतलब 30 1/3 इंटू 30/31, ठीक है।
ये भी कितना हो जाएगा 3×29 10/31। यहाँ पे ले लेंगे क्या एलसीएम, तो 11 और 31 का एलसीएम 341। ऊपर ही हो जाएगा इधर 310 और इधर 10 की पावर तो 11 110 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 420/341 आ जाएगा इसका आंसर। 420/341 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया दो संख्याओं x और y। ठीक है, दो संख्याओं x और y का एलसीएम दिया गया है कि उनका जो एलसीएम है वो कितना है, उनके एचसीएफ का 200 एचसीएफ से 204 गुना है, या उनका एचसीएफ 12 है, संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक्स वाई का एलसीएम अगर हम निकालते हैं, एक्स और वाई का एलसीएम तो कितना दिया गया है, बताया गया कि 204 गुना है किसका, एचसीएफ का, तो एचसीएफ 12 है, इसका 204 गुना हो जाएगा। तो संख्याओं के अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बराबर हो जाता है आपका संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ए बी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब एलसीएम हमें बताया कितना है, 12×204, एचसीएफ 12 है, ये बराबर ए बी का मान हो जाएगा। ठीक है, ए बी का क्या एक्स वाई हमने माना था, तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान हमें पता चल गया, और एक्स माइनस वाई बराबर 60 दिया गया है। एक्स माइनस वाई बराबर 60 दिया गया, तो हमें पूछा क्या गया है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हम निकालेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहाँ से x माइनस वाई का 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4xy, 4×12 मतलब 12×12 तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 12×12 क्या हो जाएगा 144, तो इसको हम लिख देंगे 144 इंटू 204। गुणा कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 6×36 आ जाएगा, प्लस 4×204 ये आप करिएगा तो 117504 आएगा। जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 121104। ठीक है, जो कि ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 348 का वर्ग। तो x प्लस वाई का मान 348 आ जाएगा फाइनली। राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मान निकालना है, गुणा ही करना है, गुणा करके मान निकाल के बताइएगा ऑप्शन कमेंट में कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग का ले गए। अब हम करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके से दिया गया है 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन ऊपर दिया गया है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों के औसतन 130 दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी, यह पूछा गया 81 क्वेश्चन में। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लगाएंगे, 81 नंबर क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए 30 दिनों में रविवार की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 30 दिनों में रविवार की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। ठीक है, 4 रविवार आएंगे आपको मिलेंगे। अब औसत संख्या एवरेज जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 265 जो दिया गया है ये औसतन किसका दिया गया है, रविवार का दिया गया, तो 265 गुणे हम 4 कर देंगे, टोटल निकल के आएगा। प्लस अन्य दिनों में 130 औसतन आते हैं, तो टोटल अब कितना दिन बचा, 26 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल जो है क्या है पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल क्या है पता चल जाएगा। अब इसका अगर एवरेज निकालना तो ये कुल हमें योग आ गया। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 दिन की होता है महीना, तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 265 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा 1060, प्लस 130 गुणे 26 गुणा करिएगा तो ये 3880, 3380 बटा 30, इसको आप जोड़िएगा तो 4440/30 भाग करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 148। ठीक है, 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में दिया गया, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से, बी सी को 10 मीटर से हराता है, ए सी को कितनी दूरी में हराता है ये बताना है। देखिए 100 मीटर की दौड़ है। ठीक है, तो 100 मीटर में अगर हम देखते हैं ए बी, तो ए बी को कितने 10 मीटर के रेंज से हरा देता है, मतलब 100 किलोमीटर, अगर 100 मीटर दौड़ता है ए तो बी कितने दौड़ता है 90 मीटर दौड़ लेता है मात्र, तभी तो 10 मीटर से हारेगा। और फी और बी और सी के बारे में ही बताया कि 10 मीटर से हारता है, मतलब कि 100:90, इसका क्या हो जाएगा गुणे कर देंगे इसमें 9/10 से।
ठीक है टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100:90, तो ये हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90:81 हो जाएगा। इसका अनुपात बी अनुपात सी का 81 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम पर्दा करते हैं तो क्या हो जाएगा 100:90:81, चूंकि बी का मान बराबर है तो इसलिए हम इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ से ए माइनस सी क्या हो जाएगा, तो 100-81, 100-81 मतलब 19, तो ये 19 मीटर से सी को हराएगा। ए जो है 19 मीटर से सी को हराएगा, तो 19 मीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित किया गया जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक थे। एक्स 4 विषयों के क्रमशः 82, 97 और 88, 91 अंक प्राप्त किए। उससे कुल अंक 90% थे। उसके कुल अंक कितने थे, 90% अंक थे। तो पांचवें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये बताना। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 100 दिया गया है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 100 है, ठीक है। पूर्णांक जो है 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। कुल विषय जो है कितना है, तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 5, 5 विषय हैं तो 500 कुल पूर्णांक हो जाएगा। कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। तो कुल प्राप्तांक उसने कितना प्राप्त किया, तो 500 गुणे 90% पाया था, ठीक है। 90% उसका कुल अंक है, तो 90/100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9×5=45, 450 अंक उसने टोटल प्राप्त किया। तो मान लेते हैं कि पांचवें विषय में कितना प्राप्त किया, ए प्राप्त किया, ए अंक उसको थे। तो ए प्लस 82 प्लस 97 प्लस 88 प्लस 91 बराबर के कितना हो जाएगा 450 के। अब यहाँ से इसको हम कर लेंगे, तो ए प्लस ये जोड़ेंगे तो 358 बराबर ये हो जाएगा 450। तो ए बराबर हो जाएगा 450 माइनस 358, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 92। तो ए में मतलब पांचवें विषय में उसके कितने अंक थे, 92 अंक थे। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां थी और 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया। कुल विद्यार्थियों में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 84 में देखते हैं कुल लड़कों से की संख्या कितनी है 8 से, लड़के कितने हैं 8 से 800, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स दिया गया कितना 600, ठीक है। अब देखिए फेल लड़कों की संख्या निकालेंगे। पहले फेल बॉयज कितने हो गए, फेल बॉयज 40% बॉयज फेल हैं, मतलब कि 40% बॉयज उत्तीर्ण किया है, तो फेल हो जाएंगे 60%। तो 800 का 60% हो जाएगा आपका कितना 8 × 48, 480 बॉयज है फेल है, ठीक है। अब कुल लड़कियों की संख्या कितनी है 600, 600 में फेल लड़कियां कितनी हैं, 600 में फेल लड़कियां, तो 600 गुणे 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, तो 40% फेल हो गई। तो इसको गुणा करेंगे 6 चौके 24, 240 लड़कियां कितनी होगी फेल हो गई। अब हमें क्या है फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो टोटल कितने फेल हुए, तो 480 प्लस 240 ये फेल हो गए, 8 4 12 4 2 6 720 टोटल फेल हो गए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका फेल होने का, तो 720 बटे टोटल कितने हैं 8 से 1400 बच्चे हैं, 1400 × 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 0 कट जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 720 बटे 14, इसको भाग करिएगा तो यह आपका आ जाएगा 51.43% लड़के फेल हैं टोटल, ठीक है। फेल परसेंटेज कितनी है 51.43%। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया कि ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेच देता है, तो हमें ज्ञात करना है कि उसे 1,32,000 रुपए क्या है प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर वो 10% लाभ पर यही वस्तु बेचता है तो उसे 1,32,000 रुपए प्राप्त होते हैं। अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम का भुगतान उसे करना होता। उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया होता ये बताना है। तो देखिए पहली स्थिति इसमें दिया गया है, जो पहली स्थिति क्या दी गई है कि ए मान लेते हैं 100 रुपए का है, इसने क्या है 20% के लाभ पर बी को बेचता है, यानी कि अगर 100 रुपए की वस्तु तो बी को 120 रुपए की देता है। फिर इसके बाद इसने क्या किया 10% लाभ लेकर सी को दे दिया, तो 120 का 10% निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 132 रुपए में दे दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 का 10% निकालिएगा तो 132, जब आप निकाल लेंगे तो 132 रुपए हो जाएगा सी का।
अब सेकंड जो स्थिति वो क्या है कि सेकंड स्थिति ए जो है 100 रुपये की वस्तु, इसको माना हुआ है 100 रुपये की वस्तु जो है क्या करता है, उसे 5% कम भुगतान, मतलब कि अगर हम बात करें कि ए जो है सी ने यह वस्तु ए से खरीदी तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया उसे 5% कम भुगतान करना होता। ठीक है, तो 5% कम भुगतान मतलब 25 यूनिट इसमें प्लस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 यूनिट के, तो सी के द्वारा ये हो जाएगा 125.4 रुपये का। ठीक है, 25.4 यूनिट इसमें जुड़ेगा, तो चूंकि 132 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 132 यूनिट बराबर ये दिया गया है 1,32,000 के, 1,32,000 के। तो एक यूनिट कितना बराबर हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा, इसको 1,32,000 से गुणा कर तो 1,000 आ जाएगा एक यूनिट। तो यहाँ पे 25.4 यूनिट कितने हो जाएगा, 25.4 यूनिट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 25,400 रुपये हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था 25 यूनिट, तो 25,400 रुपये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखते हैं, सॉरी 86 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक 20% की क्रमागत दो छूटें 331 की एकल छूट के बराबर है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देख, क्रमागत छूट है 20% का क्रमागत छूट है, तो क्रमागत छूट जो अगर हम टोटल छूट निकालते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट अगर निकालते हैं तो 20 + 20 - 20 × 20/100, यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 40 -4, ये बराबर हो जाएगा 36% के। ठीक है, 36% आ जाएगा आपका, 36% टोटल छूट है। तो प्रश्न के अनुसार दिया गया है 36% बराबर 331.2, तो यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 331.2 बटे 36, तो 100% अगर निकाल देते हैं कितना हो जाएगा 331.2 बटे 36 × 100। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, जीरो हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो यह आपका आ जाएगा 920, और यही हमारी MRP हो जाएगी जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो 920 रुपये इसका राइट हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोई राशि है, कोई निश्चित राशि, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 7 वर्षों के लिए अवधि से लिए 10% वार्षिक है। तो यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज जो है 1850 रुपए, तो धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो चलिए किसी धनराशि पर अगर हम बात करें साधारण ब्याज की दर पहले 8% वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो इसको हम करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हो जाता है क्या, PRT/100 होता है। तो P मतलब कोई मूलधन है, उस पर पहले 4 वर्षों के लिए कितना है 5% वार्षिक ब्याज है, तो P 5 × 4/100 कर देंगे, प्लस अगले 3 वर्ष के लिए उसी मूल राशि पर 8% वार्षिक है, तो इसको 100 कर देंगे, प्लस अगले 7 वर्ष के लिए उसी मूल धनराशि पर 7%, 10 वर्षों के लिए कितना, 7 साल के लिए 10% है, तो 10 × 7 कर देंगे बटे 100 कर देंगे। ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। टोटल साधारण ब्याज कितना देगा, यदि 1850 है तो 1850 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेगा तो 1/100 सब में कॉमन कर लेंगे, तो आपका अंदर आ जाएगा 20P प्लस 8 × 24P प्लस 30P आ जाएगा। ठीक है, 10 दिया थी। ठीक है, और 7 साल से अधिक की अवधि की है तो 10%, तो यहाँ पे 7 से गुणा 7 साल की अवधि के लिए यहाँ पे 3% हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस है तो 10 वर्ष, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 18P बराबर हो जाएगा 1850 × 100 बटे ये टोटल जुड़ के 74 हो जाएगा, टोटल जुड़ के क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये आ जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोई निश्चित राशि है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाले मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1.188 गुना है,
तो ब्याज की प्रतिशत दर बताना है हमें 88 में, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं मूलधन जो है वो क्या है, वो पी है, मूलधन क्या है, पी है, और दर मानी कि रेट है जो R% है। ये मान लेते हैं दोनों चीजें। तो 5 साल में जो राशि है, 5 साल में बताया गया कि राशि जो है वो क्या हो जाता है, 5 साल में राशि 1.1881 गुणा हो जाता है, ये कितने, 3 साल की राशि का, 3 साल की राशि का जो है हो जाता है, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला राशि। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R अपान 100 T इंटू एन का मान 5 है तो 5 से कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1881 इंटू 3 साल का क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 3 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो P से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस R अपान 100 की पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर सिर्फ बचेगा, 2 पावर हो जाएगा 1.1881 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, इसको अगर आप 100 को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस R की पावर स्क्वायर, इधर आएगा तो 1.1881 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 2 बार आएगा। इसको आप गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 11881, ये हो जाएगा 100 प्लस R स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये किसका वर्ग लिखा होता है, ये 109 का वर्ग होता, तो ये 100 प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 हो जाएगा, 100 9 माइनस 100, तो R बराबर हो जाएगा 9%। तो ये हमें निकालना था, तो 9% इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है के एल तथा एम 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल उनको लाभ कितना कमाते हैं, 10,230 रुपए। तो के और एल के मध्य हिस्सा का अंतर बताना है। तो देखिए कुल लाभ कितना है, 10,230, तो के और एल की अगर हम बात करते हैं माइनस एल लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 20 इसका है एल का मान और के का मान, और 20 माइनस 15 कर देंगे इनके दोनों का अनुपात, और प्लस 15 प्लस 20 प्लस 27 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे जितना लाभ कमाते हैं 10,230 के, तो हमारा इनका दोनों के बीच मध्य निकला, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 62 इंटू 10,230। सॉल्व करेगा तो 5 गुणे 165 आ जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 825 रुपये आ जाएगा फाइनली, ठीक है। 825 इसका फाइनली डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, ठीक है, और ए अकेले उस काम को 18 दिनों में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 दूना 36 एलसीएम हो जाएगा, 12 3 36, 18 दूना 36। तो ए अकेले उस काम को एक कार्य करता है और बी जब करने करेगा तो ए प्लस बी 3 कार्य करेगा, तो बी का कार्य हो जाएगा 1 कार्य पर डे। अब टोटल 36 कार्य करना है, तो बी अगर अकेले उस कार्य को कितना करेगा तो कितने दिन में, तो 36/1 कर देंगे, यानी कि 36 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर देगा, तो 36 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर क्वेश्चन दिया, पी और क्यू किसी टैंक को 18 मिनट और 27 मिनट भर सकते हैं। पी 18 मिनट भरता है, क्यू जो है 27 मिनट भरता है, जबकि आर पूरा टैंक जो है 54 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, आर 54 मिनट खाली कर देता है। तो बताना क्या है, पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, और आर को खोल दिया गया बाद में, तो पाइप आर के द्वारा उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देना ये बताना। तो इसका हम कर लेंगे, ले लेंगे क्या, एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 54 यूनिट, तो 18 3 54, ठीक है, 27 दूना 54 और 54 51, यानी पी 3 भरता है, क्यू 2 भरता है और आर 1 खाली कर देता है। तो पी और क्यू के द्वारा 6 मिनट में कार्य कितना किया गया, तो 3 2 5, 3 + 2 5 कार्य किया गया, 6 मिनट लगभग कार्य किया गया, तो 3 2 5 6 30 यूनिट कार्य किया किसने, पी और क्यू ने मिलकर। अब 30 यूनिट जो कार्य किया गया है इसको खाली आर के द्वारा जो करा जाएगा वो कितने समय में किया जाएगा, तो आर जो खाली करता है वो 1 यूनिट करता है, तो 30 यूनिट को खाली करना, तो 30/1, तो ये हो जाएगा कि 30 मिनट में क्या कर देगा, उसको खाली कर देगा। तो आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, 30 मिनट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राइट 30 मिनट हो जाएगा। तो 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया किसमें, सी पार्ट में दिया गया, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया कि 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 1650/3,
3×5=15, 1×3=15, 550 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो दूसरे हवाई जहाज की घंटा गति ज्ञात करनी है हमें, कितने किसमें, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दिया गया है कितना, ये 11 रेशियो के बराबर दिया गया है, 11/550। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11×5=55, 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे हवाई जहाज की चाल 18 रेशियो, तो 18 रेशियो बराबर, तो 18×50, 18×5=90, 900 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18×5=90, 50 आ जाएगा, 5×25, 250 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा, 250 मीटर पर सेकंड। टी पार्ट इसका राइट है। इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्या, कि दो रेलवे इंजनों की चाल जो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, वो कितना है, अनुपात 5:4 है। ठीक है, अनुपात कितना है, 5:4 है, 5:4 है। और वह दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, समांतर पटरियों पर आरंभ करते हैं। तो तेज इंजन चलने वाला जो था वो 8 किलोमीटर आगे था। ठीक है, तो हमें बताना है कि तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि टी समय में वो D+8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तेज चाल वाला इंजन आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो टी समय में D+8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो कितना, तेज चाल वाला इंजन आगे निकल जाएगा। तो दोनों इंजनों की चाल का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि 5:4 दिया गया है, और जो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला, तो D1S1 बराबर D2S2 लगा देंगे। सॉरी, D1S2 होता है इसमें, जो फार्मूला होता है कितना होता है, D1S2 होता है। पहले का दूरी, दूसरे का चाल, तो D1S2 बराबर D2S1 होता है। तो यहाँ पे D1 दिया गया, D+8 माना है, और S2 है 4x। ठीक है, मान लेते 4 है, 5:4 में 4x है, और D2 का मान है D इंटू पहले की चाल कितनी है, 5x, तो 5x यहाँ पे मान लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4D हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 4D + 8 × 4 = 32 बराबर 5D। ठीक है, ये 75 करेंगे तो D का मान आ जाएगा 32 किलोमीटर। D का मान कितना आ गया, 32 किलोमीटर। हमने माना था D+8, तेज चाल वाले इंजन द्वारा तय की गई दूरी कितनी मानी थी, D+8, तो 32 + 8 माने कि 40 किलोमीटर हो जाएगा। 40 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, डी पार्ट करेक्ट है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अगर एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति बताना है। अब औसत जो गति होती है, तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है 2 गुणे पहली चाल, फर्स्ट चाल इंटू दूसरी चाल। ठीक है, दूसरी चाल अपान पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ठीक है, दूसरी चाल, दोनों चालों का योग होता है। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को लगाएंगे, तो 2 गुणे 21 गुणे 28 बटे 21 + 28 हो जाएगा। ठीक है, 21 + 28 हो जाएगा, 21 + 28। तो 2 गुणे 21 + 28, 2 गुणे 21 गुणे 28 बटा 21 + 28 49 होता है। अब इसको हम कर लेंगे साल, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 4 × 3 = 12, 2 × 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि किसी माता और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो डिफरेंट है 2 रेशियो के, जो कि 14 वर्ष के बराबर है। तो 2 × 7 = 14, 1 रेशियो बराबर 7 के हो जाएगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात 4 रेशियो है, 4 × 7, तो माता की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। माता की आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 जो दिया गया, पाई चार्ट दिया गया है, जो कि वर्ष 2015 में किसी आइसक्रीम की फ्लेवर्स की लोकप्रियता को दर्शाता है। अब इस तरीके से देखिए, इसमें क्या है कि निकालते हैं, अगर इसको 96 का हम इसमें पाई चार्ट बना लेते हैं। ये दिया गया है कोई पाई चार्ट।
ठीक है, पाई चार्ट दिया गया है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, इसको हम बना लेते हैं तब बताते हैं। ये हो गया। ये दिया गया है जो ये अदर है, अदर अदर कितना है 20.6%। स्ट्रॉबेरी ये है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये कितना है 20.5%। फिर इसके बाद ये आता है वनीला, वनीला आ जाता है, ये कितना है 16.5%। इसके बाद ये आता है चॉकलेट, चॉकलेट जो है ये कितना है 25.8%। और फिर ये आ जाता है एक बटर, बटर जो है वह 16.6%। ठीक है, ये बन गया पाई चार्ट। अब लोकप्रियता होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इधर है। क्वेश्चन दिया कि 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री, वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री, वनीला की अगर हम बात करते हैं तो ये है 16.5%, तो इसकी कुल बिक्री कितनी थी 3300 रुपये थी। ठीक है, तो 16.5% के बराबर 33 से 1% निकालेंगे तो 3300 बटे 16.5 हो जाएगा। पूछा क्या गया कि चॉकलेट फ्लेवर की हमें कुल बिक्री ज्ञात करना। चॉकलेट फ्लेवर कितना है 25.8%, तो 25.8% हम निकाल लेंगे, 25.8%। अब 1% में पता है तो 25.8% कितना हो जाएगा, तो 3300 बटे 16.5 गुणे 25.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3300 दिया गया है, इसको हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड करिएगा गुणा भाग 3300 बटे 165 गुणे 258। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, वैल्यू आ जाएगा आपका जो है 5160, यही आंसर हो जाएगा 5160। ठीक है, डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 97। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दो साइन थीटा, दो साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री, इतना ही दिया गया, ये नहीं है, ये दिया गया, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें दोनों में हम कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन है, 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन, एक चला गया तो स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री बचेगा, क्योंकि एक 15 डिग्री वहां पे चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 इंटू 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस 2 इंटू 15 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 इंटू 15 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा जो है कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो √3/4 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि बिंदु दिया गया 3, -5 और उसकी प्रवणता m, जिसको कहते हैं टेंजेंट 2 है, तो एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो अगर कोई बिंदु दिया गया x1 y1 और उसकी प्रवणता m है, तो उससे जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है m, रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 के। तो यहाँ पे इसी बिंदु को रखेंगे, m माइनस y1 का मान है कितना -5, तो ये +5 हो जाएगा, बराबर m का मान 2 है, x माइनस x1 का मान कितना है 3, तो रख देंगे। तो y माइनस 5 बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये +5 है तो 5 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको और पक्षांतर कर लिए तो 2x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0 का ये आंसर हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0 के। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाया जा सकने वाले सबसे बड़ी वृत्त का परिधि क्या है।
अब देखिए इसमें अगर वृत्त बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। कोई अगर वर्ग है, मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, तो इसके अंदर अगर वृत्त बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ी वृत्ति कौन सी बनेगी, यही बनेगी। तो इसमें जो इसका व्यास होगा क्या होगा, इसका व्यास ये, इसकी भुजा एक हो जाएगी, ये व्यास होगा, और ये व्यास जो होगा क्या होगा, 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर अगर वृत्त की त्रिज्या पता चल गया तो हम इसका परिधि निकाल सकते हैं। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr तो 2×22/7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर उसकी परिधि हो जाएगी। 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उसकी परिधि हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 100 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया कि एडिमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह 2 बार व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। तो देखिए सभी स्वरों को एक साथ मानते हुए अगर हम बात करें, चूंकि एक साथ आते हैं तो अक्षरों की संख्या इसमें टोटल एडमिशन में कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। एडमिशन में अगर स्वरों को एक साथ मान लेते हैं तो टोटल अक्षरों की संख्या 6 हो जाती है। अब इसमें आई और यस 2 बार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवस्थाओं की अगर हम अरेंजमेंट की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो अरेंजमेंट की संख्या कितनी है, फैक्टोरियल 6 टोटल है, इंटू 2 बार जो आते हैं उनसे भाग कर देंगे बटे, और इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कर देंगे, और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल कर देंगे, अपान यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, गुणा करेगा तो 4320 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिसाइड किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।